Welcome back, India aspirants, to the 19th or 40th lecture of the English crash course for NDA by Mar Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember till now we've covered 18 lectures, the parts of speech up till adverbs. Today we are starting, then we started prepositions as well. Today we are moving into the second day of prepositions. We've got two more lectures remaining after this. Without any further delay, let's get right into it. So our first preposition for today is over. ओवर का क्या मतलब होता है? ओवर मीन्स ऑन टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर, बट नॉट टचिंग, पर छू नहीं रही है. कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर है पर उसको छू नहीं रही है, स्पर्श नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, तो हम ओवर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड. हमें अपने सर के ऊपर एक छत की आवश्यकता है. इफ यू से वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, दैट मीन्स वी नीड अ हाउस टू स्टे. Is used for, so over is used for something covering something else, whether or not it is in contact. Also, over किस चीज के लिए उपयोग किया जा सकता है? जब किसी चीज को किसी दूसरी चीज से पूरी तरह से ढक दिया जाए. अब चाहे वो कांटेक्ट में भी हो तब भी हम उसको ओवर कहेंगे, जब पूरी तरह से ढकी हुई होगी अगर पहली चीज दूसरी चीज से. जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर. ये ब्रिज एक तरफ से दूसरी तरफ गया है. अक्रॉस द रिवर एंड ओवर द रिवर, बोथ ऑफ देम वुड बी करेक्ट. वी हैव सीन दिस इन अक्रॉस एज वेल. द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर इज करेक्ट एज वेल. Put a blanket over the baby. यहाँ पे ब्लैंकेट जो कंबल है वो आप किसी बच्चे के ऊपर उड़ा रहे हो, वो टच कर रहा है ब्लैंकेट उसको, पर पूरी तरह से उसको कवर कर रहा है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग put a blanket over the baby. Now we'll see the difference between over and under. Over and under are used to indicate vertical positions. Over होता है के ऊपर, under होता है के नीचे, भाई स्पर्श ना करता हुआ. Over, under. There is a fan over your head. A cat is sitting under the table. Over, ऊपर, under, नीचे. Let's move on to in and into. Now in is used for static while into is used for dynamic action. अगर हम कोई static action बता रहे हैं कि कोई चीज है कहीं पे रखी हुई है, कहीं पड़ी हुई है, कहीं रेस्ट कर रही है या स्टेसिस में है, रुकी हुई है, थमी हुई है, in यूज करते हैं. वहीं अगर हम डायनामिक एक्शन बता रहे हैं, कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है, किसी के अंदर प्रवेश कर रही है, तो हम into का उपयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we are sitting इन द क्लासरूम. अब हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, उसमें क्लासरूम से अंदर बाहर अभी नहीं हो रहा है, अंदर है ही, स्टैटिक है वहां पे और कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वी आर यूजिंग इन. द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर. अब बॉय जो है वो कूद के नदी के अंदर गया, तो एक डायनामिक एक्शन हम दिखा रहे हैं. एक एक्शन जो हो रहा है उस वक्त डायनामिक मोशन में है, उस इसीलिए हम लोग इसमें इनटू का उपयोग करेंगे. ऑलराइट, डोंट यूज एनीथिंग फॉर एंटर एंड यूज इन फॉर थ्रू. अच्छा, अगर एंटर है तो उसके लिए कुछ यूज नहीं होता, कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड द रूम इज करेक्ट बाय इटसेल्फ. यू डोंट नीड अ प्रेपोजिशन देयर. व्हाई? बिकॉज एंटर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. ही एंटर्ड द रूम. ही थ्रू द बॉल इन द वेल, नॉट इनटू द वेल. ही थ्रू द बॉल इन द वेल. ये एक्सेप्शंस है थोड़े. थ्रो के लिए इन यूज होता है, भले ही वो डायनामिक एक्शन क्यों ना हो. Enter into alliance agreement and enter on upon to undertake are correct. So enter into alliance और agreement हम लोग कहते हैं तो सही है. वहां पे entered the room का मतलब है कि हम लोग कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं फिजिकली, भौतिक अवस्था में. फिजिकली we are entering a room. Then we will not use a preposition. पर enter into an alliance और agreement इसका मतलब है हम एक सहमति पर आए हैं, सलाह मशवरा करके हम सहमति पे आए. अलायंस हम लोग ने फॉर्म की है. अलायंस मतलब एक दूसरे के साथ एक पार्टनरशिप हमने फॉर्म की है, तब हम लोग एंटर के साथ इनटू का उपयोग करते हैं. अगर बाद में अलायंस या अग्रीमेंट लगा हो तो एंटर इनटू एन अलायंस और एन अग्रीमेंट. और ऑन अपॉन यूज होता है अगर हम अंडरटेक, टू अंडरटेक आर करेक्ट. सो एंटर ऑन और एंटर अपॉन, एंटर ऑन एंड एंटर अपॉन आर यूज्ड as a meaning that to undertake. To undertake means किसी कार्य को शुरू करना. To undertake any responsibility, to undertake a project, to undertake a task means किसी भी टास्क को अपनाना, किसी भी कार्य को अपनाना, शुरू करना और उसको निभाना उस कार्य को. On time and in time. अच्छा, on time यूज होता है जब exactly on time बोल रहे हैं हम, कि बिल्कुल टाइम पर ही हुआ, टाइम पर. Done in time मतलब समय से. तो हिंदी में अगर समय से लग रहा है तो इन टाइम होगा, समय पर हुआ है तो ऑन टाइम होगा. समय से हो गया मतलब समय रहते हो गया, समय खत्म होने से पहले ही काम हो गया. ऑन टाइम मतलब बिल्कुल समय खत्म होने पर ही हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर
अब ऑन टाइम इन टाइम दोनों यूज हो सकता है, दोनों में मतलब बदल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट अगर बाकी का दिया हुआ है उस हिसाब से आप देखोगे, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम, we thought we would be late but then we hurried and were able to reach the examination center on time. We took our we made sure that we woke up early and took a lot of leeway, therefore we reached the examination center in time. अगर हम ये बता रहे हैं, बाकी के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है कि हम आराम से समय लेकर हम आए थे, सोच समझ कर कि देर ना हो जाए, इसलिए इन टाइम बोलेंगे। अगर जल्दी जल्दी में आए हैं और बिल्कुल टाइम पर ही पहुंचे तो ऑन टाइम यूज करेंगे। द एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन टाइम। अब एग्जामिनेशन समय पर शुरू होता है, समय से नहीं शुरू होता है, तो ऑन टाइम रहेगा यहाँ पे। वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब एग्जैक्टली लगा हुआ है साथ में, तो ऑन टाइम ही लगाएंगे। वी हैव बाय एंड विद। सो बाय इज यूज्ड फॉर डूअर ऑफ एक्शन, जो कार्य कर रहा है उसके लिए बाय यूज होता है, और विद यूज होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिस चीज के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके लिए विद यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, the paper was signed by him. Him is the doer of action, तो by him with a Parker pen, एक पार्कर पेन द्वारा के उपयोग से। और ब्लैक इंक अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे इन लगेगा, जस्ट टू एड अनदर पीस ऑफ नॉलेज फॉर यू। इन ब्लैक इंक मतलब काली स्याही से, काली स्याही में काले रंग के स्याही का ब्लैक पेन था, का पार्कर पेन था, और उसमें हम लोग उसने साइन किया। तो द पेपर वाज साइन्ड बाय हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। द स्नेक वाज किल्ड by him with a stick. So doer of the action के लिए by और instrument के लिए with. You cannot catch a big fish with a small rod. यहाँ पे by नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। You cannot catch a big fish by a small rod नहीं होगा। ज्यादातर इसी तरह के मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने के लिए स्पॉटिंग एरर्स में आएंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा अगर preposition का, तो यहाँ पे अंडरलाइंड होगा और by, with, for, in या जो भी दिया होगा, you have to know, you have to remember कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हम preposition यूज कर रहे हैं तो with यूज करेंगे, कि उस चीज के द्वारा। तो with is what we say. Now before and in front of के बीच में डिफरेंस। Before is used for coming ahead in time or position, चाहे समय में या चाहे पोजिशन में, कि जो भी आपका वहां पे पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, जैसे मैं यहां, आप यहां खड़े हैं और आपके सामने मैं खड़ा हूं, तो दिस इज स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये पोजीशन की बात हो रही है। नाउ अगर आप 5 बजे पहुंचे 5 PM पे और मैं 4 बजे पहुंच गया, तो भी मैं कह सकता हूं कि आई रीच्ड बिफोर यू। तो टाइम में बिफोर, समय में पहले, पोजीशन में बिफोर मतलब सामने खड़े हुए हैं। सो बिफोर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर फेसिंग समवन और इन द प्रेजेंस ऑफ। एज आई सेड, स्टैंडिंग बिफोर यू, दैट मींस फेसिंग समवन, कि आप किसी के सामने खड़े हैं, समक्ष खड़े हैं, या इन द प्रेजेंस ऑफ, या उसकी उपस्थिति में खड़े हैं। इन फ्रंट ऑफ इज यूज्ड फॉर फिजिकल पोजीशन, और इन फ्रंट ऑफ नेसेसरली सिर्फ फिजिकल पोजीशन के लिए यूज होता है। वो बिफोर का ये वाला जो मीनिंग है उसकी जगह इन फ्रंट ऑफ यूज हो सकता है। अब बिफोर एक तो टाइम में यूज होता है कि आई केम बिफोर यू, कि मैं आपसे पहले आया था। आई एम स्टैंडिंग इन लाइन बिफोर यू, कि लाइन में जो क्रम जमा हुआ है उसमें मेरा क्रम, मैं पहले आ रहा हूं आपसे, तो आई एम स्टैंडिंग इन लाइन बिफोर यू, वो पोजीशन के हिसाब से बिफोर हो जाएगा। उसके बाद एक फेसिंग समवन इन द प्रेजेंस ऑफ है, फेसिंग समवन की मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके समक्ष खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। वहीं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिफोर की जगह यूज हो सकता है, जो तीसरा वाला हमने देखा है। टाइम में नहीं यूज हो सकता, पोजीशन में नहीं यूज हो सकता। जब फेसिंग समवेयर इन द प्रेजेंस ऑफ की बात हम कर रहे हैं तो बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ भी उपयोग किया जा सकता है। सो आई केम बिफोर यू, मैं आपके पहले आया। इंडिया रेज द इश्यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, के समक्ष, यूएन के सामने। आई स्टैंड हियर बिफोर यू, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, don't park your car in front of my gate, I cannot park the car before you, here I have to write in front of my gate. Physically position की बात कर रहे हैं हम सामने, so in front of my gate. यहां पे इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, मतलब यूएन की उपस्थिति में, वहां पे जहां पे भी यूनाइटेड नेशंस का कोई मीटिंग हो रही होगी उनकी उपस्थिति में इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अक्रॉस द बॉर्डर जो आतंकवाद, दहशतगर्द जो इधर उधर आते जाते रहते हैं, उसका इशू रेज किया। एट एंड इन, नाउ एट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लेसेस, इन फॉर लार्जर प्लेसेस रिलेटिवली। अगर एक ही सेंटेंस में हम दो स्थानों की बात कर रहे हैं तो जो छोटा स्थान है, पहले जिसके बारे में हम बात करें, जैसे शहर या गांव के बारे में बात, वहां एट बोलेंगे। उससे बड़ा अगर राज्य या देश के बारे में बात करें तो इन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट स्कीम 140 इन इंदौर, सो आई लिव एट स्कीम 140 इन इंदौर। इंदौर में है स्कीम 140, स्कीम 140 छोटा स्थान है इंदौर से, इसलिए उसके लिए एट यूज किया, इंदौर के लिए इन उपयोग किया। ये पोजीशन वाले हैं।
इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट दोनों का मतलब सेम होता है. इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट मतलब के पश्चात, इसके पश्चात, पर ऑफ डिस्पाइट के साथ नहीं लगता. ज्यादातर एरर इसमें कैसे दिखाते हैं, ये डिस्पाइट ऑफ लिखा होगा. आपको पता है डिस्पाइट ऑफ गलत है. ऑफ लगेगा तो इन स्पाइट के साथ लगेगा और डिस्पाइट होगा तो अलग से होगा, ऑफ नहीं होगा. स्पाइट का मतलब एक और चीज होता है. स्पाइट का मतलब होता है नफरत या घृणा या क्रोध में आकर. सो आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ स्पाइट एक फ्रेज है कि he did it out of spite और she did it out of spite, मतलब क्रोध और घृणा में आकर उसने ये काम किया और किसी कारण से नहीं किया. So let's see. Despite working hard, he failed. यहां पे in spite of, despite दोनों लग सकता है. दोनों एक दूसरे के रिप्लेसेबल, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एक्सेप्शंस. बस ये कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ऑफ इन स्पाइट के साथ लगता है. डिस्पाइट इज अ स्टैंड अलोन वर्ड. तो के पश्चात मतलब वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के पश्चात वह फेल हो गया. इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, कि रिच होने के पश्चात, रिच होने के बावजूद, के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी. अमीर होने के, धनवान होने के पश्चात के बावजूद वह सुखी, वह खुश नहीं है. Now we have buy and in. So buy a vehicle and on foot. I am sitting in the car. I am going by car. So अगर मैं बैठा हूं तो in the car है, but I am going in car नहीं, I am going by car के द्वारा. By plus vehicle but on plus foot. अगर foot बोल रहे हैं, हम पैदल पैदल जा रहे हैं तो by foot नहीं होता, वहां पे on foot होता है. ये दो चीजें देखिए आप. यहाँ पे by car की जगह by बस हो सकता है, by train हो सकता है, एक्सेट्रा. कोई भी व्हीकल हो सकती है, by carriage. So कार, बस, ट्रेन, बाय, ऐसा क्वेश्चन भी आया है एग्जामिनेशन में बार बार. अंडरलाइन प्रेपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स के स्तर पर. तो बाय लगेगा व्हीकल से पहले और फुट के पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा. इसको ध्यान रखिए, बाय नहीं लगेगा फुट के पहले. एट, इन एंड ऑन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम. एट, इन एंड ऑन. एट इज फॉर एग्जैक्ट टाइम, जो भी टाइम हो रहा है उसके लिए एग्जैक्ट टाइम अगर हम बोलेंगे तो एट बोलेंगे. इन यूज होता है महीने के लिए, अगर किसी महीने को बोल रहे हैं हम तो इन यूज करेंगे. और ईयर के लिए भी इन यूज होता है, और डे और डेट के लिए ऑन यूज होता है. देखिए यहाँ पे ही रीच देयर, अब ही रीच देयर ही सेंटेंस है हर के लिए, है ना. ही रीच देयर एट 7 o'clock. एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या यूज हो रहा है, एट. मे, मंथ, मंथ के लिए क्या यूज हो रहा है, इन. तो ही रीच देयर इन मे. ईयर के लिए क्या यूज हो रहा है, इन. सो ही रीच देयर इन 2005. डे के लिए क्या यूज हो रहा है, ऑन. ही रीच देयर ऑन मंडे. और डेट के लिए भी क्या यूज हो रहा है, ऑन. ही रीच देयर ऑन 7 September. So see, at for exact time, in for month and year, on for day and date. You'll see a question. Now at the end of February, यहाँ पे on एक एक्सेप्शन देख रहे हैं हम. ये 2024 का भी जो पहला इंडिया का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था. अब एंड की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ फेब्रुवरी की बात नहीं हो रही है, इन फेब्रुवरी होता, आई विल सी यू इन फेब्रुवरी. पर अगर मैं फेब्रुवरी के अंत की बात कर रहा हूं, एंड के साथ लगेगा तो एट लगेगा. आई विल से एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी. आई विल सी यू एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी. फेब्रुवरी के एंड में, तो एंड के साथ एट इज व्हाट वी विल यूज. Alright, we'll look at more uses of at, in and on. Now at is used for dawn, dusk, daybreak, sunrise, noon, sunset, night or midnight. ये कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है दिन का. dawn मतलब भोर, जब सूर्य उगता है. dusk मतलब संध्या, तो ये सायकाल, ये संध्या काल. संध्या मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है. डे ब्रेक भी वही है कि जब सूर्य की पहली किरण आती है. सनराइज भी वही है, सूर्य की पहली किरण. नून जब सूर्य सबसे ऊपर होता है 12 बजे दोपहर में. सनसेट वही डस्क का टाइम हो गया. नाइट सनसेट के बाद का टाइम है. और मिडनाइट ऐसे ही आधी रात 12 बजे इज कॉल्ड मिडनाइट. इनके साथ वी विल यूज एट ऑल द टाइम. सी, बट इन विद मॉर्निंग, इवनिंग, बट ऑन इफ डे डेट इज मेंशन्ड. बट ऑन इफ डेट, सो इन द मॉर्निंग, in the evening, but if day and date is mentioned we will say on Sunday morning, on the evening of May the 2nd. So सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग लगा है तो इन लगाया है, देखो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. और नाइट के साथ क्या लगता है, एट नाइट. ये देखो नाइट के साथ एट.
सिर्फ डॉन, डस्ट, डेब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, नाइट और मिडनाइट के साथ एट लग रहा है, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन लग रहा है। पर वहीं अगर किसी दिन की मॉर्निंग बता रहा हूं मैं, किसी डे की मॉर्निंग पर्टिकुलर, तो ऑन लगाएंगे, और किसी इवनिंग अगर किसी डेट की बता रहा हूं साथ में तो भी ऑन लगाएंगे, ऑन द इवनिंग ऑफ May the 2nd. At, in and on, continued. So today, tomorrow, yesterday, the following day, the next day, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow morning, tomorrow evening are not preceded by a preposition. So I will see you on today. No, I will see you today. ये सारे जो words हैं इनके पहले preposition लगता ही नहीं है. I will go there on tomorrow. No, I will go there tomorrow. They arrived here on last night. No, they arrived here last night. They arrived here at night. They arrived here in the night, in the middle of the night, or they arrived here last night. So you'll see today, tomorrow, yesterday, the following day मतलब अगला दिन, the next day भी अगला दिन, yesterday मतलब पिछले दिन, अभी से जो पिछले दिन का evening है, yesterday afternoon पिछले दिन की दोपहर, last night जो कल पिछले दिन की रात थी, this morning आज सुबह, this afternoon आज दोपहर, tonight आज रात, tomorrow morning कल की सुबह, tomorrow evening कल की संध्या, कल की शाम. ये prepositions के द्वारा प्रिसीड नहीं किए जाते, आर नॉट प्रिसीडेड बाय, मतलब उनके पीछे नहीं आते हैं prepositions, सीधा सीधा ये वर्ड्स लगेंगे विदाउट preposition. आई विल टॉक अबाउट आफ्टर, बिफोर, टाइम के हिसाब से. आफ्टर मींस लेटर इन टाइम, बिफोर मींस अर्लियर इन टाइम. बिफोर हम लोग पहले ही देख चुके हैं टाइम के स्तर पर, क्या मतलब होता है, केम बिफोर यू, आई केम आफ्टर यू. ही रिटर्न टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत समय के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें बोल रहे हैं कि समय बीत गया, उसके बाद ही आया, उसके पहले आया नहीं. He left for America, यहाँ पे बिफोर आफ्टर दोनों यूज कर सकते हो, दोनों से मतलब बदल जाएगा. बिफोर क्रिसमस मतलब क्रिसमस के पहले गया, आफ्टर क्रिसमस मतलब क्रिसमस मनाने के बाद गया वो वापस अमेरिका. सो आफ्टर, बिफोर इज फॉर टाइम इज वेल. टिल एंड अंटिल यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों यूज किया जा सकता है. द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल टिल नेक्स्ट सेशन और अंटिल नेक्स्ट सेशन. बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली फॉर टाइम. एक चीज आती है अनलेस, अगले में हम लोग देखेंगे. अनलेस यूज होता है कंडीशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनलेस द ऑपोजिशन सपोर्ट्स देम. अनलेस द ऑपोजिशन सपोर्ट्स देम, तो ये कंडीशन लगा दी गई है कि ऑपोजिशन की सपोर्ट करने की कंडीशन है, और जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक बिल पास नहीं होगा. टिल अंटिल टाइम के लिए यूज होता है, ये कोई कंडीशन नहीं है, बस टाइम की बात है. समय बीतने दो, समय जब सही होगा तो अपने आप काम हो जाएगा, तो टिल अंटिल होगा. अनलेस तब होगा जब सिर्फ समय बीतने से काम नहीं होगा, आपको कोई और कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी. बाय, नाउ एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम. बाय यूज होता है फॉर अ पॉइंट ऑफ, कि तब तक. बाय का मतलब तब तक, कब तक. वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ 40 डेज, कि 40 दिन के अंत तक हम सिलेबस खत्म कर चुके होंगे. के अंत तक, यहां पे बाय क्या है, तक, जब टाइम के लिए यूज हो रहा है. पहले हम लोग ने देखा था कि बाय एक और जगह यूज होता है कि इसके द्वारा, कि इसके द्वारा हस्ताक्षरित था. द डॉक्यूमेंट वाज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक. तो बाय हिम एक वो बाय था कि उसके द्वारा. एक बाय यहां पे यूज होता है कि तब तक, समय के हिसाब से जब यूज होगा, कि वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ 40 डेज, कि 40 दिन खत्म होने तक हम सिलेबस फिनिश कर चुके होंगे. नाउ वी हैव ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान. सो यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन और अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक कालावधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ड्यूरिंग यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपल डाइड. तो जब स्ट्राइक हो रही थी उस टाइम पर, उसके दौरान मेनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई. तो ड्यूरिंग मतलब दौरान. अप, डाउन एंड अप टू. तो अप एंड डाउन आर यूज्ड फॉर वर्टिकल डायरेक्शंस. I'm climbing up the tree, I'm climbing down the stairs, I'm going up the stairs, I'm coming down the tree, etc. etc. And up to means to that point of time. और up to का मतलब होता है कि उस समय तक, जो भी समय बोला गया है उस समय तक. Up to whatever time is being talked about. For example, he climbed up the tree, he climbed down the tree. दोनों चलेगा यहाँ पे, ऊपर नीचे डिपेंड करता है क्या कर रहा है, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे. He ran up the stairs, he ran down the stairs. दोनों चलेगा यहाँ पे, चाहे वो स्टेज के ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो. जीने के स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां. चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 तक. अप टू द एज ऑफ 14, की उस समय तक दे कैन गेट अ फ्री एजुकेशन. दे विल बी एजुकेटेड, अब तब तक कुछ हो चुका होगा तो बाय यूज करेंगे. चिल्ड्रन विल बी एजुकेटेड बाय द एज ऑफ 14.
कि तब तक वो अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, चिल्ड्रन विल हैव अचीव्ड देयर बेसिक एजुकेशन बाय द एज ऑफ 14। तो तब बाय यूज करेंगे कि तब तक हो चुका होगा ये काम, तो बाय तब तक होगा ये काम, तब तक किया जाएगा, तो अप टू। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। एंड देन वी हैव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल तो मीन्स बट, इंग्लिश में आप उसको बट की तरह भी रिप्लेस कर सकते हो, बट को मतलब रिप्लेस कर सकते हो, एक्सेप्ट की जगह डाल सकते हो। इन दिस इंस्टेंस, इन दिस केसेस, बट की जगह आप एक्सेप्ट हर जगह यूज नहीं कर सकते। बट लेट्स सी, everyone came to the party except Rohan and Shyam, you can say but Rohan and Shyam, everyone came to the party but Rohan and Shyam, मतलब रोहन और श्याम को छोड़कर, रोहन और श्याम के अतिरिक्त सभी लोग पार्टी में आए थे, except। We saw a question as well with except, see, all the countries signed the treaty, all the countries signed the treaty except Germany and France, कि सभी देशों ने जो ट्रीटी थी वो साइन करी, जर्मनी और फ्रांस को छोड़कर। सो एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस। Alright, that's that for our lecture today. Let's get into the question paper solving for today. This is the 10th paper that we are solving. We started with 2023 ka 2 papers, then moved on to 2022 ka 2 papers, 2021 ka 2 papers, then we did 2020 ka 1 paper, 2019 ka 2 papers, and today we are doing 2018 ka second paper. We are starting 2018 second paper. We are starting today the 10th paper for our series, and we'll do 20 papers altogether. Last year's previous year question papers from 10 years. Uske अतिरिक्त we have a lot of notes and practice question papers as well available at our branch here in Indore at Mart Tutorial. Feel free to come and contact us. There's a number given below as well in the video itself. You can contact us anytime. Feel free to come and visit our branch and join us for your preparation of the next upcoming examination. Let's start. First is the spotting errors. He appears to be a honest man. नहीं भाई, an होता है, हमने देखा हुआ है. An honest man पहले भी आया हुआ है. One of the members expressed doubt if the minister was an atheist. So if नहीं लगेगा यहाँ पे, that लगेगा. Expressed doubt that कि, तो यहाँ पे एक relative pronoun लगना है. Relative pronoun. If नहीं, conjunction नहीं लगना है यहाँ पे. Relative pronoun. One of the members expressed doubt that the minister was an atheist. उसने expressed doubt क्या? Doubt express किया कि minister atheist था. Now one of the members wondered whether the minister was an atheist or not. Then हम whether use कर सकते हैं उसके साथ. but यहाँ पे doubt अगर express किया गया है तो क्या? That express doubt that the minister was an atheist. We need a relative pronoun here. Relative pronoun अगर आपको याद नहीं है क्या है, make sure to revisit the pronouns lecture. Pronouns lecture में relative pronouns you've done in detail, and I'm sure you'll be able to understand there, and then come back and revisit and see if it makes sense. The view has been taken by one of the ablest persons who has written on this subject. So one of the ablest persons who has written on this subject, one of the ablest persons who has written on this subject, it is correct. It is not grammatically incorrect at all. यहाँ पे has की जगह have भी कर सकते थे हम, और उसे मतलब बदलेगा, ग्रामर फिर भी ठीक है. अगर हैव कर देंगे इसका मतलब the ablest persons who have written on this subject, इसमें से एक है वो. अगर has लिखा हुआ है तो one of the ablest persons who has written on this subject, one of के लिए has यूज किया गया है, और one is a singular, so has ही यूज होगा, उसमें कोई गलती नहीं है. Grammatically they are correct, both of them. Slow and steady owns the race, नहीं ये तो idiom है, हमें पता है. Slow and steady wins the race. We often hear people say that most human beings have not evolved or grown up enough. Have not evolved or, so have not perfect tense है. Perfect tense के साथ V3 form use होता है. V3 form grow का क्या होता है? Grown. So C में यहाँ पे error होगा. Alright, let's move on to the next one, to the synonyms. The Industrial Revolution saw massive rise in the population of Europe. Massive मतलब enormous, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी rise. I had some deepest convictions reflected in my work. I had some deepest convictions reflected in my work. So convictions are strong beliefs. आपके convictions जो हैं, जो भी आप hold करते हैं, strong belief, जो भी बहुत strong, maybe you believe there is life after death, maybe you believe there is no life after death. Whatever it is that you believe in strongly is called your conviction. That is your conviction. Believing something strongly. Then we have the boy who is very timid. Timid मतलब डरपोक. तो
Shy is the best one here. Timid, shy is the best option here in terms of synonyms. Now we have ninth. My friend is as stubborn as a mule. Stubborn means obstinate, हट्टी, जो नहीं मानता है दूसरे की बात अगर उसको नहीं माननी होती है तो stubborn as a mule, हट्टी. Stubborn as a mule is a simile. As stubborn as a mule. Positive comparison. Adjectives में देखा था हमने positive comparison. If you do not remember, please make sure to revisit the adjectives chapter. His behavior was deliberately provocative. Deliberately provocative. Deliberately मतलब जानबूझ के, provocative मतलब उत्तेजित या उत्तेजित करने वाला, जो जानबूझकर जो आपको उत्सुक करता है या जानबूझकर जो आपको बुरा फील करवाने की कोशिश करता है, जानबूझकर जो आपके अंदर गुस्सा लाने का प्रयास करता है, उसको हम लोग प्रोवोकेटिव कहते हैं. सो द बेस्ट ऑप्शन हियर इज इन्फ्यूरिएटिंग. क्रोधित, क्रोध दिलाने वाला, क्रोध लाने वाला. डेलिबरेटली जानबूझकर, प्रोवोकेटिव जो जानबूझकर आपको क्रोध दिलाने के लिए काम करे, ऐसे काम करे जिसको उसको पता है कि आपको गुस्सा आएगा. नाउ वी हैव एंटोनिम्स. टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. स्पॉइल का मतलब खराब करना. एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब होता है और ज्यादा सपोर्ट करना, और ज्यादा बेहतर बनाना उसको, और ज्यादा उसको लेवल अप करना उसका. एम्बेलिश इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट. ही इज बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटीज. बायस्ड, सो इम्पार्शियल इज द ऑपोजिट, क्योंकि बायस्ड का मतलब होता है पार्शियल, और पार्शियलिटी, पार्शियलिटी होती है बायसनेस, और प्रेजुडिस्ड इज ऑल्सो द सेम as biased. The antonym will be impartial. कोई भेदभाव ना करता है जो. biased हो गया भेदभाव करने वाला, impartial हो गया भेदभाव न करने वाला. Now we have 13th. It is easy to be an orthodox. Orthodox मतलब पुरानी पारंपरिक मान्यताओं में मानने वाला, कट्टर पारंपरिक मान्यताओं में मानने वाला. Orthodox. Idolatrous, intelligent, malignant. Heterodox is the exact opposite here. Heterodox is the exact opposite of orthodox. Then we have permit me to present you with a book. Permit मतलब allow करना, उसका opposite हो जाएगा prohibit मतलब मना करना. Then 15th, none but the brave deserves the fair. None but the brave deserves the fair. Brave मतलब courageous, साहसी, उसका opposite हो जाएगा coward, बुजदिल, दुस्साहसी या बिना साहस वाला. I've got a comprehension now. Let's look at the questions once again for the comprehensions. First, the brow of the conjurer was clouded with a gathering frown. The sentence means that the conjurer. So brow of the conjurer. Conjurer is like a magician, someone who conjures, does conjuring tricks, जो एकदम से हवा से कोई चीज उत्पन्न करता है, छल कपट करके, धोखाधड़ी करके, ट्रिक्स करता है, जो जादूगर एंटरटेनमेंट के लिए. दैट इज व्हाट अ कंजरर इज. तो किसी जादूगर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. The egg trick was ruined. किसी एग के ट्रिक के बारे में बात हो रही है. According to the quick man, the conjurer, और quick man कोई बता रहा है कि conjurer कुछ कर रहा है. And let's see, the author believes that the quick man was really an author. Quick man है कोई, and the conjurer extracted 17 eggs from the hat of. All right. तो अंडे वंडे कुछ उपयोग किए जा रहे हैं. देखें यार. So now, ladies and gentlemen, said the conjurer, having shown you the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a bowl of goldfish presto. उसने कोई कपड़ा दिखाया, कहा ये खाली है, देखो इसके अंदर से मैं गोल्डफिश निकालूंगा. All around the hall, people were saying, "Oh, how wonderful! How does he do it?" But the quick man on the front seat said in a big whisper to the people near him, "He had it up his sleeve." पर कोई बहुत शाना व्यक्ति था, सामने बैठा हुआ था जो आगे, उसने बोला इसके स्लीव के अंदर उसने डाला हुआ था. Then the people nodded brightly. The quick man said, "Oh, of course!" And everybody whispered around the hall, "He had it up his sleeve." और सब लोग बोलने लगे, "For we had it up his sleeve." My next trick, said the conjurer, is the famous Hindustani rings. So I'm sure this conjurer belongs to some foreign land because he's calling India as Hindustan. So Hindustani rings. You will notice that the rings are apparently separate at a blow. They all join, clang, 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 presto. आपने देखा भी होगा ये 3 rings दिखाते हैं, वो अलग अलग होती हैं, फिर उसको जोड़ते हैं तो एकदम से अंदर जुड़ जाती हैं वो एक दूसरे से, फिर नहीं निकलती हैं एक दूसरे से. There was a general buzz of stupefaction. Stupefaction मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए. The quick man was heard to whisper, "He must have had another lot up his sleeve." कि इसके ये भी कुछ रिंग दूसरी उसके स्लीव में होगी. Again everybody nodded and whispered the rings were up his sleeve. The brow of the conjurer was clouded with a gathering frown. So the brow of the conjurer was clouded with a gathering frown. इसका मतलब उसकी जो भवें थी वो शिकन आने लगी उसके भवों में. I will now, he continued, show you a most amusing trick by which I am enabled
to take any number of eggs from a hat. Will some gentleman kindly lend me his hat? Ah, thank you, presto. अब वो कह रहा है कि मैं एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिसमें एक hat से मैं बहुत सारे अंडे निकालूंगा. He extracted 17 eggs, and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. Then the quick man whispered along the front bench, he has a hen up his sleeve, and all the people whispered on it, he has a lot of hens up his sleeve. अब वो कहने लगा सामने जो शाना व्यक्ति बैठा था कि मुर्गी फंसाई होगी इसने अपने बाजुओं के अंदर, इसके स्लीव के अंदर. The egg trick was ruined. It went on like that all through. It transpired from the whispers of the quick man that the conjurer must have concealed up his sleeve. In addition to the rings, hens and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a live guinea pig, a 50-cent piece and a rocking chair. उसने कहा कि भाई अब मतलब थोड़ा मजाकिया कॉम्प्रिहेंशन है ये. वो कह रहा है कि जो आगे शाना व्यक्ति बैठा था उसके कहने से ये मानने लगे सब लोग कि ना ही उसके स्लीव के अंदर रिंग्स थी, हेंस थी और फिश थी, पर सेवरल पैक्स ऑफ कार्ड्स भी थे, एक ब्रेड का पूरा लोफ था, एक डॉल की क्रेडल जिसमें वो झूला झुलाते हैं क्रेडल थी, एक लाइव गिनी पिग एक बड़ा सा चूहा होता है, 50 सेंट पीस मतलब वो 50 सेंट पीस सिक्का मतलब 50 पैसे का मान लो, एंड अ रॉकिंग चेयर, और एक चेयर दादाजी वाली जो चेयर होती है वो भी उसने अपने स्लीव में फंसाई हुई थी. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. लेट्स सी नाउ द क्वेश्चन. द ब्राउ द कंजूरर क्लाउडेड द sentence means that the conjurer was very sad, was very angry, was very afraid. So the correct answer for this is was very angry. बार बार उसको रोका जा रहा था, उसकी जो ट्रिक वो कर रहा था उसको सामने वाला कोई व्यक्ति बोले जा रहा था कि ये गलत कर रहा है, नहीं कुछ छुपा के रखा होगा इसने अपने. So he was getting angry because of that. Hence the C option was rather angry. Now we have the egg trick was ruined. This means that yes, people were unconvinced. So the people were unconvinced. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अंडे तो टूटे नहीं, कंजरर डिसअपॉइंटेड भी नहीं, the trick could not be performed, ट्रिक तो परफॉर्म कर ली गई थी, तो people were unconvinced. लोगों को मजा नहीं आया उसमें, उनको लगा कि नहीं ये तो धोखाधड़ी है, कोई जादू नहीं है. चाहे संभव ना हो, अगर आप मुर्गा भी अपने कोई मुर्गी अगर आप अपने स्लीव के अंदर फंसा के रखे हैं और उसकी वजह से 17 अंडे आप निकाल पा रहे हैं उसके अंदर से, ये भी बहुत बड़ा जादू हो गया. पर कोई मानने को तैयार नहीं था इस चीज को, बस क्योंकि किसी ने बोल दिया कि यार ये तो ऐसे कर रहा है कि उसके अंदर, तो सब लोग, कोई मानना नहीं चाह रहा था कि हाँ अच्छा काम किया है इसने और बहुत ज्यादा प्रशंसनीय काम कर रहा है ये, हर कोई साथ में लग गया कि नहीं नहीं धोखाधड़ी धोखाधड़ी धोखाधड़ी. According to the quick man, the conjurer had everything bought for production, produced things with the magic he knew, had things in the large sleeves of his coat, created an illusion of things with his magic. So C is the correct option here. जो क्विक मैन था वो बार बार यही कह रहा था कि had things in the large sleeve of his coat. ये सब कुछ उसने अपने कोट की स्लीव में छुपा रखा है. The author believes that the quick man was really foolish, clever, wrong, or right. It seems like the author thinks that the quick man was foolish because we saw later that the author says कि क्विक मैन ये भी कह रहा है कि उसने एक चेयर भी अंदर छुपा के रखी हुई है, एक पूरा का पूरा झूला अंदर छुपा के रखा हुआ है. तो अगर ये सब बातें कह रहा है वो उसके ऊपर, तो उसका एक व्यंग कस रहा है, वो उसके ऊपर सार्काज्म यूज कर रहा है, वहां पे उसका मजाक उड़ा रहा है वो क्विक मैन का. द कंजरर एक्सट्रैक्टेड 17 eggs from the hat of the quick man, his own, one gentleman from the audience, none of the above. So one gentleman from the audience gave his hat, and from that the conjurer extracted 17 eggs. So these are the options. Please read again the paragraph if you have any confusions. All right, we've got last few questions for today. In the next comprehension, let's read the questions quickly. Magda had not been out much lately because the Magda के बारे में बात हो रही है. एक तो Magda was not going back home yet because तो बहुत बाहर नहीं निकली है और घर वापस नहीं गई. फिर Mrs. Smiles says you're looking forward to that. This means Magda was dash her sister's arrival, expecting, watching with joy, thinking greatly, or expecting with pleasure. Expecting with pleasure होना चाहिए यहाँ पे A. बाद में आके फिर से देख लेंगे हम लोग, एक बार पैसेज पढ़ के. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग मतलब कि आप किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ, बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ आप किसी चीज का प्रतीक्षा कर रहे हैं. मगदा सिस्टर वाज कमिंग टू, अब मगदा की बहन आ रही थी उससे क्या करने के लिए वो देखते हैं भाई. एंड मिस स्माइल एंड मगदा आर, और कौन है मिसेस स्माइल और मगदा ये भी हम लोग समझेंगे. चलो देखें पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार. So good morning Mrs. Miles, it's wet isn't it? Mrs. Miles, yes it is isn't it? How are you today? All right, you haven't been studying too hard have you? You look a bit pale. Magda, I don't do I? Well, I haven't been out much lately. I don't like this weather a bit. Why we haven't had a dry day for weeks, have we? I don't like this weather a bit. तो उसने बोला ना why didn't she much lately? The weather had been unpleasant. So the weather had been unpleasant. उसको weather पसंद नहीं है. तो C is the correct option for the 21st. The weather had been unpleasant. अब 22 है. Magda was not going back home yet because, अच्छा क्यों नहीं जा रही थी Magda वापस, देखें भाई. Oh no, I'm not going back yet. My sister's coming over first. So I don't think we have. Let's see. You'll be going back home next month, won't you?
So my sister's coming over first. That is why she's not going back. It had been raining heavily. Her sister was coming over. Her sister was coming over. तो 22nd का आंसर B हो गया. The sister was coming over. 23rd अब किसका आंसर देखना है हमें? You looking forward तो expecting, ये पता ही है हमें इंग्लिश में इसका मतलब होता है expecting with pleasure. Looking forward. So 23rd का A आंसर हो जाएगा. And 24th and 25th, let's check the answers again. So, oh, I'm not going. My sister's coming over. Oh, is she? You looking forward to that? Expect. How long is it since you saw her? You looking forward to it? मतलब you're expecting with pleasure. क्या बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी चीज की. Nearly a year now. Yes, I'm looking forward to it very much. She's coming over here. She's coming over here, and something else it is written. I don't know. Let's see. Magda's sister was coming to visit her sister. Yes, that's right. I shan't go back home and settle down. I don't think I ought to. Ought I? So settle down in England. She's coming down, settle down in England, or pursue her studies. Oh no, she's younger than you are, is she? Yes, she's only 18. I don't think I ought to. तो कहाँ पे लिखा हुआ है? She's coming over here to study. तो here, I think it is missing. We don't see that word here, but she's coming over here to study. अपनी studies के लिए आ रही है वो. For her studies is what she's coming for. So the option for the 24th is D, to pursue her studies is the correct answer here for 24th. And 25th, we have Mrs. Miles and Magda are, let's see, who are they? I don't think I ought to. What I? Well, no, she's younger than you are. She is. She's only 18. So we don't see where it says how they are related. But good morning. It's wet, isn't it? Yes. So because she's at home and she doesn't come out much and she's waiting for her sister, and Mrs. Smile is someone who lives near her. It must be her neighbor. So definitely not classmates because Mrs. लगा हुआ है वहाँ पे. School friends भी नहीं है क्योंकि वो school में नहीं है. Sisters-in-law can't be. Neighbors is the only correct option that we have. Neighbors is the correct answer. Now that's that for today. In the next one, we will continue with prepositions and this question paper as well. Thank you for joining me, and I will see you in the next one.